नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी का 14वां पार्ट, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ये बुक सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कि अपने जो अभी तक देखा है, अभी तक जो अपने जो कल 13वें पार्ट में हमने देखा था कि वर्षण जो है, यानी हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने बताया था कि इसके अंदर जो मेन मुख्य जो जननांग होते हैं, जननांग होते हैं, वो होते हैं टेस्टिस। उसके अलावा उसके साथ साथ कुछ सहायक जननांग भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एपिडेर्मिस है, वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, उसके अलावा पेनिस है, उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स है जिसमें प्रोस्टेट और का ऊपर 2 तरह की ग्रंथियाँ होती है। अब देखिएगा कि हम बात कर रहे थे टेस्टिस और टेस्टिस सैक की। तो मैंने बताया था कि जो टेस्टिस हैं वो पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर एक जोड़ी, और वो टेस्टिस सैक के अंदर पाए जाते हैं। टेस्टिस सैक है जिसको स्क्रोटल सैक भी कहा जाता है, वर्षण कोष भी कहा जाता है। इनमें पाए जाने का कारण मैंने बताया था कि इनके अंदर जो है तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। उसके बाद में आपको बताया था कि कुछ जंतुओं के अंदर जो है, क्योंकि होता क्या है कि वर्षण का निर्माण जो है वो उदर गुहा में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। और जब भ्रूण 7 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी से वो एग्विनल कैनाल से होते हैं वर्षण कोष के अंदर आ जाते हैं, यदि मनुष्य की यदि हम बात करें। उसके अलावा कुछ जंतुओं का मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे हाथी है, व्हेल है, डॉल्फिन है। इनके अंदर क्या होता है कि वर्षण जीवन भर ही उदर गुहा के अंदर रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं। उसके अलावा आपने बात की थी चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इनके अंदर गिलहरी, इनके अंदर क्या होता है कि वर्षण उदर गुहा में रहते हैं, परंतु जैसे ही रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, या यूँ कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, उस दौरान ये एब्डोमिनल कैविटी से एग्विनल कैनाल से होते हुए जो वर्षण कोष है उसके अंदर आ जाते हैं। ये बात मैंने कल बताई थी। अब देखिएगा कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक नाम आता है क्रिप्टोक्रीडिज्म, क्रिप्टोक्रीडिज्म जिसको कहते हैं गोपिक वर्षणता, गोपिक वर्षणता। दूसरी है एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। और तीसरी है कैस्ट्रेशन। तीसरी टर्म कौन सी है? कैस्ट्रेशन। अब क्रिप्टोक्रीडिज्म या गोपिक वर्षणता की यदि हम बात करें तो गोपिक वर्षणता क्या होती है कि जब वर्षण जो है उदर गुहा में रह जाए, वो जनन के समय वर्षण कोष में न आ पाए, यानी कि वर्षण हमने बात की थी कि उदर गुहा से वर्षण कोष में आने चाहिए। अब मनुष्य के अंदर यदि हम बात करें, मनुष्य का भ्रूण जब 7 महीने का होता है तो उसमें मैंने बताया उदर गुहा से वर्षण कोष में आते हैं। तो अगर वर्षण जो है वो कहाँ रह जाए, उदर गुहा में ही रह जाए, वर्षण कोष में नहीं आ पाए, तो ये घटना क्या कहलाती है? क्रिप्टोक्रीडिज्म। जब किसी जंतु में वर्षण उदर गुहा से यानी एब्डोमिनल कैविटी से वर्षण कोष में न उतर पाए या न आ पाए, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रीडिज्म या गोपिक वर्षणता कहते हैं। एजोस्पर्मिया क्या है? अब जैसे मनुष्य की बात कर ले कि मनुष्य के अंदर 7वें महीने के अंदर, भ्रूणीय अवस्था में 7वें महीने के अंदर कहा जाना चाहिए उदर गुहा से वर्षण कोष में आ जाना चाहिए वर्षण, परंतु एजोस्पर्मिया की यदि हम बात करें तो अब आपको पता है कि उदर गुहा में रह गए तो वहाँ अधिक तापमान के कारण क्या शुक्राणुओं का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है तो इस घटना को एजोस्पर्मिया कहते हैं। जब वर्षण टेस्टिस या वर्षण उदर गुहा में रह जाते हैं, तो अधिक तापमान के कारण, अधिक ताप के कारण स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस घटना को एजोस्पर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एजोस्पर्मिया कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगली जो तीसरी घटना है उसको कहते हैं जनननाशन या कैस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि शल्य क्रिया द्वारा
वर्षण को निष्क्रिय करना या निकाल देना, निष्क्रिय करना ही कैस्ट्रेशन कहलाता है, जिससे जो जंतु है वो बंध्या रह जाता है, यानी वो जननक्षम नहीं रह पाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, जनननाशन या कैस्ट्रेशन। और अपने बैल होते हैं जो अपनी खेती के अंदर काम में लेते हैं, उन बैल जो होते हैं उनका कैस्ट्रेशन किया हुआ होता है, उनका जनननाशन किया होता है। और जनननाशन जो होता है तो इसके द्वारा वो क्या, उनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो नहीं आती है, एग्रेसिवनेस नहीं आती, इसका मतलब वो अपने उनको खेतों में आसानी से काम में ले सकते हैं। तो ये 3 मुख्य टर्म्स हैं, क्रिप्टोक्रेडिज्म या गोपिक वर्षणता, वर्षण का उदरगुहा में रह जाना, वर्षण कोष में न आना, क्रिप्टोक्रेडिज्म। एजोस्पर्मिया की घटना इसके बाद में संपन्न होगी। एजोस्पर्मिया में क्या होता है, अधिक तापमान के कारण स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाए तो एजोस्पर्मिया और कैस्ट्रेशन, शल्य क्रिया द्वारा वर्षण को निष्क्रिय करना या हटाना ही क्या कहलाता है, कैस्ट्रेशन कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब जो अपने नेक्स्ट बात करें कि जो वर्षण हैं उनकी यदि हम थोड़ी आंतरिक संरचना की बात करें कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो मैं कल जैसे मैंने जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का मैंने कार्य एक आपको आउटलाइन के द्वारा बताया था कि उनका सबका क्या क्या कार्य है। तो अब आज टेस्टिस की बात कर रहे हैं। अब मैंने कल इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि गुबर्नेकुलम जो उत्तक है, टिश्यूज़ हैं, वो क्या करते हैं, टेस्टिस को साधे हुए रखते हैं किसके अंदर, वर्षण कोष के अंदर। तो आज जो अपने स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर बनाएंगे ये वर्षण की। वर्षण जो है वर्षण कोष में पाए जाते हैं। अब इनको यदि हम बाहर निकाल लें तो इनको ये कैसे दिखाई देते हैं, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस के अंदर कुछ विशेष प्रकार की यूँ कह सकते हैं कि संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिसमें से मुख्य संरचना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके अलावा लीडिंग सेल्स, उसके अलावा फिर सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ये सारी संरचनाएं अपने को अगर देखनी है तो हमें इस टेस्टिस को बाहर निकालना पड़ेगा। टेस्टिस को बाहर निकालेंगे तो ये सारी संरचनाएं हमें दिखेगी और किस प्रकार स्पर्म फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु निर्माण होता है, वो भी अपने को पता लगेगा। तो अब अपने जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ वो ये है वर्षण की आंतरिक संरचना का।
वासा डिफरेंस। उसके अलावा यदि हम बात करें ये संरचना होती है किसकी, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अगर हम बोलें तो। ऑफ टेस्टिस विथ वासा डिफरेंस एंड विथ एपिडाइमस एंड वासा डिफरेंस, ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें कि जो बाहर का आवरण होता है जो आपको दिख रहा है, ये बाहर का आवरण क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। ट्यूनिका जो वेजाइनलिस है, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी आकार आकृति के बारे में बता देता हूँ। जो हम टेस्टिस होते हैं वो लगभग 15 से 20 mm लंबे और 10 mm क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ये गुलाबी कलर के और अंडाकार आपको दिख रहे हैं, तो इनका 15 से 20 mm लंबे, 10 mm मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, गुलाबी और अंडाकार होते हैं। क्या होते हैं, गुलाबी और अंडाकार होते हैं। अब देखिएगा कि वर्षण जो है टेस्टिस जो है, इनकी यदि हम बात करें, टेस्टिस जो है पेशीयुक्त खोल से ढका रहता है, जिसे टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। जो बाहर खोल होता है उसको कहते हैं, वर्षण के बाहर का जो खोल है, ये जो बाहर खोल होता है इसको कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। अब टेस्टिकुलर कैप्सूल को यदि हम हटाएं, ये पेशियों का बना होता है, इसके चारों ओर का जो आवरण होता है टेस्टिकुलर कैप्सूल पेशियों का बना होता है। अब यदि इसको हटाएं तो हमें दो लेयर दिखती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस की। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर की लेयर है जो आपको दिख रही है, पूरे टेस्टिस के क्या होती है, बाहर होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये खुद दो भागों की बनी होती है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, विसरल पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम। विसरल पैराइटल और दूसरा भाग कौन सा है, विसरल पेरिटोनियम। दो भाग होते हैं किसके, ट्यूनिका वेजाइनलिस के। ट्यूनिका वेजाइनलिस को यदि हम देखें इस प्रकार से मान सकते हैं, अपनी यूँ होता है पूरा आवरण, यूँ थोड़ा सा और इसको अपने बड़ा करके देखें तो इस तरह से। तो बाहर ये जो लेयर होती है ये तो होती है ट्यूनिका पैराइटल, और ये अंदर वाली कौन सी होती है, ट्यूनिका पेरिटोनियम। कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपने कि जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो खुद दो लेयर की बनी होती है। इसकी बाहरी लेयर क्या कहलाती है, ट्यूनिका पैराइटल, और जो अंदर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है, ट्यूनिका पेरिटोनियम कहलाती है। अब देखिएगा कि दूसरी जो मुख्य लेयर होती है टेस्टिस की, वो कौन सी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये श्वेत जो संयोजी ऊतक होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, बनी होती है। ये किसके द्वारा बनी होती है, श्वेत संयोजी तंतु में संयोजी ऊतक के द्वारा बनी होती है। कौन सी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिख सकता है आपको डायग्राम में, बाहर ट्यूनिका वेजाइनलिस और अंदर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये दोनों ही वैसे देखा जाए तो दोनों बाहर की सुरक्षात्मक लेयर होती है। बाहर क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और साथ में अब दूसरी कंडीशन आप देखिएगा तो ट्यूनिका वेजाइनलिस केवल घेरे हुए होती है चारों तरफ, और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की यदि हम बात करें तो ट्यूनिका अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, अंदर क्या भरा होता है, पूरा संयोजी ऊतक भरा होता है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करती है, बीच बीच में अंदर की ओर धंस जाती है। देख सकते हैं ये डायग्राम में आप इस प्रकार से, जैसे ट्यूनिका ये एल्ब्यूजिनिया है,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ अंदर धंस गई, फिर यहाँ आकर अंदर धंस गई, फिर यहाँ आकर के अंदर धंस गई, फिर यहाँ आकर के अंदर धंस गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं, फिर यहाँ धंस गई अंदर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बीच बीच में अंदर की ओर धंसी रहती है। यदि इसको थोड़ा सा मैं गहरा बना दूँ इस तरह से, ये देखिएगा आपको दिख जाएगी अलग से ही। ये इस प्रकार से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर धंसी हुई होती है बीच बीच में। ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट किया है, तो अब अंदर की ओर धंसती है। तो देखा, ये धंस गई, ये धंस गई, ये धंस गई, ये धंस गई, ये धंस गई। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर इनवेजिनेटेड हो जाती है, अंदर की ओर धंस जाती है। तो धंसने से जो ये पटनुमा संरचनाएं बनती हैं, इनको कहा जाता है सेप्टम या मीडियास्टिनम। इनको क्या कहा जाता है? सेप्टम या मीडियास्टिनम कहा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि दो सेप्टम के बीच का जो एक ये भाग है, ये कहलाता है लोब्यूल्स या पिंडक। क्या कहलाता है? लोब्यूल्स या पिंडक कहलाता है। तो लोब्यूल्स या जो पिंडक है, ये भाग है पूरा का पूरा। दिख रहा है आपको दो सेप्टम के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? लोब्यूल्स या पिंडक कहलाता है। जो मैंने ये नाम लिखा है, लोब्यूल्स या पिंडक कहलाता है। तो सेप्टम क्या है, वापस सुनिएगा। सेप्टम या मीडियास्टिनम क्या है कि जब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर धंस जाती है बीच बीच में, तो वो बनी हुई पटनुमा संरचनाएं सेप्टम या मीडियास्टिनम कहलाती है। और दो नज़दीक के मीडियास्टिनम या सेप्टम के बीच का भाग क्या कहलाता है? लोब्यूल्स कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि मैंने बताया था आपको कि जो हम टेस्टिस की यदि हम बात करें, तो टेस्टिस की जो मुख्य स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, टेस्टिस की यूँ लिख दें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस कौन सी होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या यूँ हिंदी में बोल सकते हैं इसको, आपने नाम सुना हो, शुक्रजनक नलिका। अब देखिएगा स्टूडेंट कि नलिका नाम आ गया, ट्यूब्यूल्स नाम आ गया, तो ऐसी संरचनाएं जो कि नलिकाकार होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हमने क्या नाम लिखा है? सेमिनिफेरस यानी शुक्रजनक, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली नलिकानुमा संरचना, नलिकानुमा संरचना या नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो आपको दिख रही है। देखिएगा 2 से 3 होती हैं, लिपटी हुई आती है आपस में, दिख रहा है आपको। और ये होती कहाँ है? प्रत्येक लोब्यूल के अंदर आपको दिख रहा है, प्रत्येक लोब्यूल के अंदर आपस में लिपटी हुई और संयोजी ऊतक के चारों तरफ ये इस संयोजी ऊतक में पड़ी रहती हैं। तो ये जो हैं 2 से 3 प्रत्येक लोब्यूल के अंदर या प्रत्येक पिंडक के अंदर 2 से 3 लिपटी हुई क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि वर्षण की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। संरचनात्मक का अर्थ ये होता है कि ये संरचना का निर्माण करती है। क्रियात्मक का मतलब क्या हुआ कि वर्षण का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो वर्षण का निर्माण भी मुख्यतः इन्हीं से होता है, क्योंकि मुख्य इकाई यही होती है, तो निर्माण भी इन्हीं से होता है। किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और इसलिए इनको क्या कहा गया? संरचनात्मक इकाई। और क्रियात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि जो वर्षण का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो शुक्राणुओं का निर्माण भी किसमें होता है? इन शुक्रजनक नलिकाओं में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब देखिएगा प्रत्येक पिंडक के अंदर मैंने क्या बनाई? 2 से 3 बनाई है, आप देख सकते हैं। परंतु इस पिंडक में मैंने एक ही बनाई है, इसलिए बनाई ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा करके भी बनाया है, ताकि इसकी संरचना आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिएगा स्टूडेंट कि आपको शुक्रजनक नलिका समझ में आ गई होगी कहाँ व्यवस्थित रहती है। तो शुक्रजनक नलिका नलिकाकार संरचना होती है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और ये लोब्यूल्स या पिंडक के अंदर जो मौजूद संयोजी ऊतक है उसके अंदर धंसी हुई रहती है, ये यहाँ पर होती है। ये चारों ओर क्या है? संयोजी ऊतक भरा रहता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि कनेक्टिव टिश्यू को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भी हमारे अंदर खाली जगह होती है वहाँ संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, तो यहाँ भी संयोजी ऊतक भरा होता है। अब एक नाम आपने सुना होगा कि वर्षण एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, वो किसका स्त्राव करती है? टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है, जो कि मुख्य नर हार्मोन होता है। तो वो कहाँ होती है? वो यहाँ बीच बीच में होती है, इस तरह से यहाँ बीच बीच में इनके चारों ओर पाई जाती है। तो ये कौन सी होगी? लीडिंग सेल्स होती हैं। ये सेल्स कौन सी होती है? लीडिंग सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन या नर हार्मोन का स्त्राव करती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अब होता क्या, अगला जो अपने बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो
जितनी भी शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो वृषण की एक ओर जाकर के आपस में गुंथी हुई रहती है, आपस में क्या रहती है, गुंथी हुई रहती है, क्योंकि इन पिंडकों की संख्या बहुत अधिक होती है। लगभग ये मान सकते हैं कि 100 से 200 के करीब होते हैं। तो प्रत्येक पिंडक के अंदर फिर ये नलिकाएं होती हैं, 2 से 3 होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी नलिकाएं यहाँ आपस में पाई जाती है और आपस में यहाँ पर गुंथी हुई संरचना का निर्माण करती है, एक जाल के नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं रिटेटेस्टिस, और हिंदी में अगर बोलें तो वृषण जालक। तो वृषण जालक क्या है? वृषण के अंदर शुक्रजनक नलिकाओं के आपस में मिलने से एक जालनुमा संरचना बनती है, इसको कहते हैं वृषण जालक। वृषण जालक से फिर 7 से 8 या 8 से 10 कह सकते हैं, कुछ किताबों में 8 से 10 है, कुछ में 7 से 8 है, छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। उन नलिकाओं को वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया, शुक्र अपवाहिकाएं कहते हैं। शुक्र अपवाहिकाएं आगे फिर एक लंबी कुंडली 6 मीटर लंबी संरचना में खुलती है, जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 भाग होते हैं, शीर्ष अधिवर्षण, इसको कार्पस एपिडाइमस को कहते हैं, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण, और इसको कहते हैं पूछ अधिवर्षण। क्या कहते हैं इसको? पूछ अधिवर्षण। तो ये पूरा की पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अधिवर्षण होता है, यानी एपिडाइमस होता है। परंतु इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष जो कि वासा इफ्रेंसिया से जुड़ा होता है, शीर्ष के पीछे का भाग क्या होता है? मध्य अधिवर्षण, और जो बड़ा भाग होता है और मध्य अधिवर्षण से पीछे का भाग जो वासा डिफरेंस से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं पूछ अधिवर्षण। और वासा डिफरेंस फिर पूछ अधिवर्षण से निकलती है और ये फिर इग्विनल कैनाल से होती है, शुक्राशय में जुड़ती है, शुक्राशय फिर आगे एजुकुलेटरी डक्ट में खुलता है, एजुकुलेटरी डक्ट जो है आगे यूरिनरी पथ से होते हुए पेनिस के अंदर खुलती है, जो मैंने कल के डायग्राम में आपको बताया था। अब देखिएगा स्टूडेंट, फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन की यदि हम देखें तो सबसे पहले शुक्रजनक नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ होता है, अंदर शुक्राणु यहाँ बनते हैं, यहाँ बनेंगे, बनने के बाद में कहाँ आएंगे? हिटेटेस्टिस में आते हैं, हिटेटेस्टिस से शुक्राणु को आते हैं वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से शुक्राणु को आते हैं कार्पस एपिडाइमस में, कार्पस से फिर कप्ट में, कप्ट से फिर कॉर्डवल में, कॉर्डवल से होते हैं वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से होते हैं फिर कहाँ जाते हैं? सेमिनल वेजाइकल, जो कि 70 से 80% सीमन का निर्माण करते हैं। वहाँ से फिर वो एजुकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरोजेनिटल पथ में जब जाते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड उनके चारों ओर 20 से 30% सीमन का निर्माण कर देती है, और वहाँ से फिर होते हैं उनको पेनिस से होते हुए यूरोजेनिटल पथ पोर से होते हुए शरीर से बाहर या मादा जो फीमेल वेजाइना होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोपुलेशन के दौरान। तो ये इसका प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो अब मैं थोड़ा सा कार्य बताता हूँ आपको कि जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वो तो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, क्योंकि मुख्य इकाई होगी, आपको बता ही दिया मैंने। और क्यों होती है, कैसे होता है इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, जो कि उपकला कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके द्वारा शुक्राणु बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आगे अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में जो रिटेटेस्टिस है वो गुच्छा है या एक जालनुमा संरचना है, वो शुक्राणुओं को वासा इफ्रेंसिया में छोड़ती है, वासा इफ्रेंसिया फिर अधिवर्षण में छोड़ती है। अब अधिवर्षण का क्या काम है? अधिवर्षण एक 6 मीटर लंबी संरचना होती है, कुंडली संरचना होती है, जो क्या करती है? शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। और एक घटना और होती है योग्यता अर्जन। योग्यता अर्जन, योग्यता अर्जन देखिएगा वैसे 2 जगह होता है, एक तो फीमेल की वेजाइना में होता है और दूसरा मुख्य कहाँ होता है? अपने इस एपिडिडाइमस के अंदर होता है, अधिवर्षण में। योग्यता अर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी जंतु के शुक्राणुओं के द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणुओं को निषेचित करना क्या कहलाता है? योग्यता अर्जन। और योग्यता अर्जन के दौरान क्या होता है कि कुछ योग्यता अर्जन एक कीमोटैक्सिस घटना होती है, कीमोटैक्सिस यानी रसायनानुचलन घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि जंतु जो है जिस जंतु का शुक्राणु होता है वो उसी जाति के मादा के अंडे को कीमोटैक्सिस घटना द्वारा यानी रसायनानुचलन घटना द्वारा पहचान कर उसका निषेचन करता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? योग्यता अर्जन। और योग्यता अर्जन कहाँ होता है? एपिडाइमस में। तो योग्यता अर्जन का मतलब क्या है? किसी जंतु के शुक्राणु द्वारा उसी जाति के मादा के अंडाणु को पहचान कर उसका निषेचन करना क्या कहलाता है? योग्यतार्जन, कैप्सिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कैप्सिकेशन। तो योग्यतार्जन कभी कहाँ पर होता है? एपिडाइमस या अधिवर्षण में होता है। पोषण भी प्रदान करता है, स्थायी संग्रह भी करता है। उसके बाद में शुक्राणु को कहाँ भेजा जाता है? वासा डिफरेंस में, और फिर उससे शरीर से आगे की ओर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज अपने जो देखे आज की जो क्लास है उसमें अपने ये देखा कि जो वृषण की आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार अपने को दिखाई देती है। कल अपने जो सेक्शन देखेंगे टीएस ऑफ टेस्टिस, जिसको किताबों में लिखा गया है और मेरे हिसाब से उसका नाम होना चाहिए टीएस ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी वर्ष जो अपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका अनुप्रस्थ काट। कल अपने जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो इसी का रहेगा। थैंक यू।